हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी पे अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने क्लास 12 का जो चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक उसकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करा दी है, जो कि आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। आज से हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस बोले तो आव्यूह स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आपने इसके पिछले लेक्चर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के दोनों प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से सारे लेक्चर्स देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आव्यूह। सबसे पहले समझते हैं ये आव्यूह होता क्या है। साथियों, आज मैं आपको इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा। जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इतनी ईजी लैंग्वेज में सिखाऊंगा कि आप कभी भी जिंदगी भर उसे भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आव्यूह। आव्यूह होता क्या है। आव्यूह बोले तो मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स सबसे पहले समझते हैं कहते किसे हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को ऐसे समझ सकते हैं कि संख्या को जैसे डिजिट्स होती है, कौन सी संख्या, या तो आप काल्पनिक बोल सकते हो या फिर वास्तविक, कोई सी भी संख्या ले सकते हो। संख्याओं या फलनों को आयताकार सारणी में व्यक्त करने को, दर्शाने को या फिर प्रदर्शित करने को या फिर डिनोट करने को ही क्या कहते हैं, हम आव्यूह कहते हैं। यानी संख्याओं या फलनों को एक आयताकार सारणी में दर्शाने को ही हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। लिख लेना कि संख्याओं अथवा फलनों को आयताकार सारणी में प्रदर्शित करने को ही क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। क्लियर है। संख्याओं या तो फलनों को सारणी में, आयताकार सारणी में दर्शाने को क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। इसे कैसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं मैं आपको। यदि हमारे पास कोई भी डिजिट्स इस प्रकार हैं 3, 2, 4, 7, 1, 5, 6, 9, 3, 2, 1, 4, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास डिजिट्स हैं। तो हम इन्हें पंक्ति कब बोलेंगे, यदि हमारे डिजिट्स को हम इस प्रकार से देखें, किस प्रकार से, क्षेत्रीय चाल में, ठीक है, जैसे लेटी हुई। कैसे आप इस तरह समझ सकते हो, इस तरीके से क्षेत्रीय चाल में देखें, जैसे इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से देखें तो क्या कहलाती हैं वो, पंक्ति। क्या कहलाती हैं, पंक्ति। पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो, और रो को किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो यह पहली पंक्ति है तो पहला लिख लिया R1, दूसरी पंक्ति तो R2, तीसरी पंक्ति तो R3, ठीक है। इसे तो बोलते हैं पंक्ति। यदि हम इसे डिजिट्स को इस प्रकार से देखें तो क्या कहते हैं, इन्हें पंक्ति बोलते हैं। यदि हम इसे इस प्रकार से देखें, यानी ये तो लेटी हुई है, और यदि हम खड़ा करके देखें, इस प्रकार से खड़ी करके देखें इन्हें, तो ये क्या कहलाएंगे, कॉलम। किसकी शेप में है, कॉलम की शेप में। और ये किस प्रकार की आकृति की शेप में है, पंक्ति। इस प्रकार से क्या कहलाएंगी, पंक्ति कहलाएंगी, और इस प्रकार से क्या कहलाएंगे, कॉलम कहलाएंगे, ठीक है। तो कॉलम को किससे डिनोट करते हैं, सी से। यानी पहले लिख लेते हैं स्तंभ, यानी सी। पहला स्तंभ है तो C1 लिखेंगे, उसी प्रकार से दूसरा स्तंभ है तो C2 लिखेंगे, तीसरा C3 और चौथा C4, ठीक है। अब पंक्ति और स्तंभ का आपको सारा चीजें समझ में आई, किस प्रकार से देखते हैं। और एक और चीज बताऊं, फिर मैट्रिक्स को, आव्यूह को हम किससे डिनोट करते हैं, आव्यूह को हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। लिख लेना एक साइड में, आप यहां लिख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट करके, क्योंकि यह याद रहना चाहिए, यही चीज यूज होती हैं। आव्यूह को
अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। ठीक है, आयु को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। जैसे इसे ही मैं ले लूँ ए, तो क्या बन जाएगा, इस प्रकार की आकृति बनाएंगे 3 2 4 7, 3 2 4 7, 1 5 6 9, 1 5 3 2 1 4। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट क्या कहलाया, ये कहलाई हमारी आव्यूह मैट्रिक्स। क्लियर है, पहले आप इसे नोट कीजिए। इतने मैं बताऊं आपको इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, आव्यूह के कोटि या क्रम के बारे में। ठीक है, नोट कर लो इसे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, हो गया होगा, या तो इन्हें पॉज करके नोट किया कीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए। चलिए अब बताता हूं आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। आव्यूह की कोटि या फिर क्रम, आव्यूह की कोटि लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो आव्यूह का क्रम, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो आव्यूह की कोटि को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, पंक्ति गुणा स्तंभ के रूप में। कैसे, जैसे हमारे पास कोई आव्यूह है, ठीक है, आव्यूह अभी मैंने बताया किस प्रकार से होता है। अनिल मान लेते हैं 4 3 2 1, 3 2 1 4, 7 9 8 3 3 2 4 1। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसकी आव्यूह की कोटि क्या है। तो कोटि को देखने के लिए क्या करेंगे, कोटि को देखने के लिए पहले देखते हैं इसमें पंक्ति कितनी है, फिर देखेंगे इसमें स्तंभ कितने हैं। तो पंक्ति मैंने बताया कैसे देखते हैं, इस तरीके से क्षैतिज शेप में। ठीक है, और स्तंभों को ऊर्ध्वाधर क्षेत्र में, यानी खड़ी करके देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर, और इधर करके देखेंगे तो क्या होंगी, ये पंक्ति होंगी। कैसे, जैसे ए पहली पंक्ति हो गई ये R1, ये दूसरी R2, ये कौन सी तीसरी R3, और ये चौथी R4। क्लियर है। उसके बाद में अगर हम देखें कॉलम, तो 1 C2 C3 C4, ये तो कॉलम हो गए। ठीक है, और ये क्या होंगी, पंक्ति होंगी। 4 कॉलम है और 4 पंक्ति हैं। तो यहाँ पर हम क्या डिनोट करें, यहाँ पर हम क्या दिखाना है, इसकी हमें कंप्लीट की क्या दिखानी है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह की कोटि दिखानी है। तो कैसे दिखाएंगे आव्यूह की कोटि, देखिए आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि दिखाने के लिए इसका फॉर्मूला होता है पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभ की संख्या। पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 है तो लिखेंगे 4 गुणा, और स्तंभ की संख्या यानी कॉलम्स की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम की संख्या है और क्या है, 4 ही पंक्तियों की संख्या है। तो ये इसकी कोटि क्या हुई, 4 × 4 कोटि क्या हुई, फिर इस आव्यूह की 4 × 4 की कोटि है। कोई अगर एग्जाम में इस प्रकार से दे के एक आव्यूह आपको दे दे, तो उसमें पूछे कि इसकी आव्यूह की कोटि बताइए, ठीक है, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले स्तंभ देखोगे, सबसे पहले देखना है पंक्ति देखने के बाद में फिर देखना है स्तंभ। पंक्ति स्तंभ देखने के बाद क्या होता है, पंक्ति गुणा स्तंभ कर देना, यानी जितनी की पंक्ति होगी गुणा स्तंभ की संख्या, और जो आएगा यही इसका आंसर होगा। यानी इसकी कोटि कितनी है, 4 × 4 की कोटि है इस आव्यूह की। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे एक हमारे पास कोई आव्यूह है
3 1 4 7, 2 1 5 9, 3 4 1 5। ठीक है, ये हमारे पास कोई अवयव है। तो मैं पूछूं आपसे कि इसकी कोटि क्या है इस अवयव की, इसकी ऑर्डर क्या है इस अवयव का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का ऑर्डर। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्या देखना है, इसमें देखना है पंक्ति। तो पंक्ति R1 R2 और R3। ठीक है, तीन पंक्तियां, 1 2 3, और फिर देखना कॉलम। तो C1 C2 C3 और एक और C4। तो इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, 3, और स्तंभ की संख्या कितनी है, 4। तो अवयव की कोटि कैसे निकालेंगे, अवयव की कोटि पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति कितनी है, 1 2 3, 3 पंक्ति है, और स्तंभ कितनी है, 1 2 3 4 गुणा 4। तो इस मैट्रिक की कोटि कितनी हुई, 3 गुणा 4 की। क्लियर है, अवयव की कोटि बिल्कुल क्लियर होगी आपको। अब तो कोई डाउट नहीं है ना अवयव की कोटि में। चलिए अब समझते हैं अवयव के अवयवों की संख्या के बारे में। ठीक है, अवयव में अवयवों की संख्या रफ कर दूं। अवयव यानी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसे ऐसे समझते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना अवयव की कोटि। जैसे हमारे पास कोई एक अवयव है, 4 1 5 3 9 2 7 5 1 3 2 7। ठीक है, इस प्रकार का हमारे पास कोई अवयव है। तो यहां पर हमें पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन में हमें दिया है कि अवयव में अवयवों की संख्या को फाइंड कीजिए, ज्ञात करना है अवयवों की संख्या अवयव में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम दिखा लेंगे इसकी कोटि, अवयव की कोटि। तो अवयव की कोटि मैंने अभी आपको बताया था किस प्रकार से निकालते हैं अवयव की कोटि। देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की कोटि, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। ठीक है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3। ठीक है, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 गुणा 4। ठीक है, इस प्रकार से डिनोट करते हैं। इसकी ऑर्डर कितना है, ऐसा अवयव का ऑर्डर 3 गुणा 4 का कितना है, 3 गुणा 4। पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4। तो इसके अवयवों की संख्या कितनी होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके शो कर देंगे केवल। ठीक है, 18। तो कितनी हुई इसकी अवयवों की संख्या, या अवयव की कोटि हो गई, और फिर अवयवों की संख्या। ये तो अवयव की कोटि होगी, और अवयवों की संख्या क्या हो गई ये। यदि हमें अवयव की कोटि ही निकालनी होगी तो यहाँ पर इतना छोड़ देंगे, अवयवों की संख्या निकालनी होगी तो इसे 3 इसकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही क्या होगा, अवयवों की संख्या होगी। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल दूं। जैसे अगर हमारे पास इसमें एक और पंक्ति स्तंभ बढ़ जाती, इस प्रकार से हो जाता, तो अब कितनी होगी बताइए, जल्दी से फाइंड कीजिए। अरे अब क्या करना है, इसमें देखना है यह है कितनी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या दी गई 1 2 3 4। अब कितनी होगी पंक्तियों की संख्या, 4। स्तंभों की संख्या 1 2 3 4। स्तंभों की संख्या भी कितनी है, 4 है। तो यहां पर क्या निकालेंगे, अवयव में अवयवों की संख्या, अवयव में
अवयवों की संख्या कितनी होगी? पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति कितनी है 4, स्तंभ कितनी है 4, यानी 4 गुणा 4 कितना आ जाएगा? 4 चौक 16। ठीक है, यदि अभी आपको अब भी फाइंड नहीं है कि ये 16 ही है, तो इस प्रकार से भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्लियर है? 16 ही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से क्या है, अवयव में अवयवों की संख्या फाइंड करते हैं। चलिए अब समझते हैं अवयव के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला प्रकार है पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो पंक्ति अवयव क्या होता है? एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल 3 2 4 7, यहां पर हम देखें कितनी पंक्तियां इसमें। ठीक है, लाइन वाइज यानी क्षेत्रीय चाल में कितनी पंक्तियां लेटी हुई? एक ही तो है। और स्तंभ कितने हैं? पंक्ति कितनी है? एक। ठीक है, गुणा स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 इस प्रकार से देखें 4। अभी फिलहाल हमें स्तंभ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें मतलब क्या है, मीन्स हमारा क्या है कि हमें यहां पंक्ति देखनी है। पंक्ति कितनी है? एक ही तो पंक्ति है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पंक्ति अवयव। क्लियर है यहां तक? दूसरा है स्तंभ अवयव, जिसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ अवयव क्या होता है? एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, हमारे पास कोई अवयव है, इसे हम ए मान लेते हैं। ठीक है, अवयव को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं ना, तो हम इसे मान लेते हैं बी। तो एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, 3 4 5। ठीक है, यहां पर हम देखें कॉलम कितने हैं? ऊर्ध्वाधर में कॉलम कितने हैं? खड़े वाले एक ही तो है, तो यहां पर क्या होगा? एक कॉलम है। ठीक है, यदि हम यहां पर पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें तो पंक्ति कितनी होंगी? 1 2 3, पंक्ति कितनी होंगी? 3, लेकिन हमें अभी मतलब किससे है? कॉलम से। तो कॉलम कितना है? 1। तो एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, तो क्या कहलाता है? वो स्तंभ अवयव कहलाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? दोबारा देखते हैं वर्ग अवयव के बारे में, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। एक यह वर्ग अवयव कौन सा होता है? एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल हो। क्लियर है? वो क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग अवयव कहलाता है। जैसे हमारे पास कोई अवयव है, एग्जाम्पल 3 2 1 4 5 2 7 3 1। तो यहां पर हम देखें पंक्तियों की संख्या 1 2 3, पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3, गुणा स्तंभों की संख्या कितनी है? 1। ठीक है, 2 और 3, स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। तो यहां पर क्या है? पंक्तियों की संख्या भी इक्वल है। ठीक है, और स्तंभों की संख्या भी इक्वल है। तो हम यहां पर कह सकते हैं क्या कि यह एक वर्ग अवयव है। तो हम क्या कह सकते हैं? यहां पर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है, इसलिए यह क्या है? वर्ग अवयव है। यदि हमारे पास दूसरा एग्जांपल हो बी, ठीक है, एक और बताता हूं, 1 2 3 4 3 2 5 7 1 9 7 6। तो यहां पर हम देखें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3, और पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। स्तंभ की संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या यह वर्गावयव होगा? नहीं, बिल्कुल भी यह वर्गावयव नहीं होगा, क्योंकि यहां पर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान नहीं है। तो यहां पर क्या है? यह वर्गावयव नहीं है। लेकिन अगर यहां पर पंक्ति और एक और बढ़ जाती है, जैसे 3 4 5 6, तो यहां पर क्या होता? पंक्तियों की संख्या भी 4 है, 1 2 3 4, और स्तंभों की संख्या भी 4 है। तो यहां पर क्या है? यह है एक स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग अवयव है। क्लियर है? नोट कीजिए।
चलिए अगला समझते हैं विकर्ण अवयव के बारे में, यानी डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो एक ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो और वर्ग अवयव हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। ठीक है, जिसके विकर्ण को छोड़कर, ठीक है, डायगोनल को छोड़कर सभी अवयव क्या हो, शून्य हो और वह वर्ग अवयव, वही क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल 3 2 0 0 0 3 0 0 0 5। ठीक है, तो यहां पर हम देखें यह क्या है, एक वर्ग अवयव है। क्यों? क्योंकि यहां पर पंक्तियों की संख्या भी कितनी है, 1 2 3 और स्तंभों की संख्या भी कितनी है, 1 2 3। ठीक है, तो यहां पर यह क्या है, 3 गुणा 3 का क्या है, यह अवयव है, तो मतलब यह वर्ग अवयव है। यहां तक तो क्लियर है, वर्ग अवयव है। और यहां पर हम देखें एक और चीज, यहां पर विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण कौन से होते हैं, ये कोने वाले। ठीक है, जो थोड़ा सा साइड में कर लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम यहां पर देखें, यही तो विकर्ण होते हैं कोने वाले। इन्हें छोड़कर बाकी आप देख सकते हो सारे अवयव क्या हैं, शून्य हैं। बाकी सभी अवयव क्या है, देख सकते हो आप, 0 है। तो यहां पर यह क्या है, यह एक विकर्ण अवयव है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव शून्य हो और वह वर्ग अवयव क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव कहलाता है। एक और एग्जांपल देख सकते हो आप, यह क्या है, हमने ए मानना है, इसे मान लेते हैं बी। एक और ले लेता हूं मैं एग्जांपल, यहां पर यदि ये 2 गुणा 2 का अवयव हो, तो यहां पर आप देख सकते हो, 3 ले लेते हैं, यहां पर यह क्या है, एक वर्ग अवयव है। क्यों? क्योंकि यह 2 गुणा 2 की तो अवयव है, यानी स्तंभ और पंक्तियों की दोनों की संख्या समान है, तो यह क्या है, वर्ग अवयव है। और यह विकर्ण अवयव भी है क्योंकि इसमें विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव क्या है, शून्य हैं। ठीक है, देखिए देखो, इसे छोड़कर बाकी सारे अवयव शून्य है ना, ऐसे यहां पर है, यहां पर आप देख सकते हो, इन्हें छोड़कर बाकी सारे अवयव शून्य है, यहां ऐसे ही यहां पर विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव शून्य हैं, तो यह क्या है, एक विकर्ण अवयव है। क्लियर है विकर्ण अवयव। उसके बाद समझते हैं अदिश अवयव। अदिश अवयव कौन से, यानी स्केलर मैट्रिक्स। एक विकर्ण अवयव ही अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान हो और साथ ही वर्ग अवयव हो, अदिश अवयव कहलाता है। यानी अभी मैंने जो आपको ये विकर्ण अवयव बताया ना, यही क्या कहलाता है, अदिश अवयव कहलाता है। कब? यदि इसके जो ये अवयव हैं, जैसे एग्जाम्पल 0 मैं ले लूं, यहां पर 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, तो यह क्या है, वर्ग अवयव है। यहां तक क्लियर है, वर्ग क्यों है, इसके यहां पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या है, इक्वल हैं, यानी स्तंभ की संख्या और पंक्तियों की संख्या, दोनों की संख्या क्या है, समान है। कितनी है, 3 गुणा 3, पंक्ति 3 हो गई, स्तंभ भी 3 हो गए, 3 गुणा 3। और साथ ही क्या है, इसके विकर्णों की संख्या क्या है, समान है। और यही तो डेफिनेशन थी, यानी विकर्णों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, वही क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश अवयव कहलाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है, यह क्या है, एक अदिश अवयव है क्योंकि यहां पर विकर्ण की संख्या क्या है, समान है। इसी प्रकार से आप एक और एग्जांपल लो, जीरो 2 1 0 0 1। तो यहां पर यह क्या है, यह एक अदिश अवयव है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि विकर्णों की संख्या क्या है, समान है। समान है ना, दोनों सेम है ना, तो इसलिए यह क्या हुआ, एक अदिश अवयव है। क्लियर है। 2 प्रॉपर्टी और करा रहा हूं आपको, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए
अगला समझते हैं तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव एक होते हैं तथा शेष अवयव शून्य हो, तत्समक आव्यूह कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के जो अवयव हों, ठीक है, कोने वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स हों वो क्या हो? एक हों, सभी क्या हो? एक हों, और बाकी के जितने भी अवयव हैं सभी शून्य हों। ऐसे आव्यूह को क्या बोलेंगे? तत्समक आव्यूह बोलेंगे। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये क्या है? यह एक वर्ग आव्यूह है। कितनी कोटि क्या है? 3 गुणा 3। ठीक है, आप देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। तो यहां पर हम देखें यह क्या है? तत्समक आव्यूह है। इसे एक कर लेना, सॉरी, यह क्या है? एक तत्समक आव्यूह है। क्यों? अरे क्योंकि इसके विकर्ण के जो अवयव हैं वो क्या है? एक हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहां पर ये जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स यानी विकर्ण के जो अवयव हैं क्या है? एक हैं, और बाकी के सारे अवयव क्या हैं? शून्य हैं यानी 0 है। तो क्या कहलाएगा? ये है तत्समक अवयव कहलाएगा। उसके बाद शून्य अवयव यानी जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, रिक्त अवयव या शून्य अवयव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, यह क्या कहलाएगा? यह एक शून्य मैट्रिक्स कहलाएगा यानी जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो इसके सभी अवयव क्या हैं? शून्य है। तो क्या हुआ? यह एक शून्य अवयव है, सॉरी शून्य मैट्रिक्स है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव। तो क्लियर है? आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, सारी चीजें आपको इसी में से आने वाली है, पूरी एक्सरसाइज इसमें से आने वाली है, आई गारंटी। बिल्कुल बहुत ही इजी वे में मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आप इसे इतने नोट कीजिए, मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस कराता हूं। चलिए, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। यहां पर हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, क्या? A = दिस। ठीक है, ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है। यहां पर हमें क्या फाइंड करवा रहा है कि अवयव की कोटि। क्या ज्ञात करना है हमें? पहला करना है अवयव की कोटि, दूसरा करना है अवयवों की संख्या, और तीसरा ये जो अवयव है इन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, करें? चलिए, इसका सॉल्यूशन करें। तो क्या है? सबसे पहले अवयव की कोटि। फर्स्ट में क्या फाइंड करना है? अवयव की कोटि। अवयव की कोटि, तो अवयव की कोटि कैसे ज्ञात करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था क्या करना है? पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या और गुणा स्तंभों की संख्या। ठीक है, संख्या। तो यहां पर देखिए पंक्ति कितनी है? 1 2 और नीचे 3 पंक्ति हैं, और उसके बाद स्तंभ देखिए, कॉलम्स कितनी है? 1 2 और 3 और 1 4, गुणा कितने हैं? 4। तो इसकी कोटि कितनी हुई? 3 × 4 यानी 3 गुणा 4 की यह कोटि है। पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या है? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पर हम देखें अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? ये जो कोटि निकली है ना, इनके गुणा कर देंगे केवल। 3 × 4 जो है ना, कितना जाएगा? 12। तो अवयवों की संख्या कितनी हुई? 12। उसके बाद क्या है? ये ज्ञात करना है थर्ड, यानी A1 3। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये A13 है, नहीं, A13 नहीं है, इसमें है यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ पर कौन सा अवयव है? तो यहां पर हम देखें, पहली पंक्ति यही तो है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या है? यहां पर 19 है। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ पे क्या है? 19 है। तो इसका A1 3 का मीन आंसर क्या आया?
19। उसके बाद में A21, A21, तो 21 का मतलब क्या है? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति में कौन सा? 35 ही तो है, तो 35। उसके बाद A33, A33 यानी तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ठीक है, इस पंक्ति में तीसरा स्तंभ कौन सा है? ये वाला स्तंभ तो है, तो कौन सा भी अब आया? -5, -5। इसी प्रकार से कितना है? A24, A24 यानी दूसरी पंक्ति चौथा वियब, दूसरी पंक्ति चौथा वियब कितना है? ये दूसरी पंक्ति हुई, चौथा वियब यही तो है 12। दूसरी पंक्ति में कितना है? 12। उसके बाद कितना है? A23, A23। तो यहां पर आप देख सकते हो दूसरी पंक्ति तीसरा वियब, यह क्या होती है? यह होती है पंक्ति, और ये क्या होता है? स्तंभ। दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, यानी दूसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ क्या है? 5। तो यही क्या है? इनके आंसर हैं। क्लियर है? तो यह क्या? देखो, ये होता है A11, ये होता है A12, A13 और A14, A21, A22, A23, A24। अभी आगे कराऊंगा ना, और ज्यादा अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यह सॉल्व होते हैं। चलिए इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या है? यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी? तो क्या करेंगे? हल करते हैं। यहां पर कितना? यदि अवयवों की संख्या 24 हो, ठीक है, कितनी संख्या दी हम यहां? एलिमेंट्स नंबर। यदि अवयवों की संख्या कितनी दी है? 24 हो, ठीक है, 24। तो साथियों में यहां पर क्या करना है? हमें ऐसे जोड़े, ऐसे पेयर ढूंढने हैं, ऐसे युग्म ढूंढने हैं कि जिनका गुणनफल 24 हो। ठीक है, दो दो ऐसे पेयर बनाने हैं जिनका युग्म 24 हो। तो हम यहां पर देख सकते हैं किस किस का गुणनफल 24 होता है? 1 और 24 का। 24 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 24 ही तो आएगा। और 24 1, ठीक है, 1 24 कर लो या 24 1 कर लो, क्या आएगा? 24 आएगा। और ऐसे ही 2 12 या 12 2, और ऐसे ही 3 8 या फिर 8 3, ठीक है, और ऐसे ही 4 6 और 6 4। तो यहां पर हम देख सकते हैं 1 और 24 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 24 आएगा। 24 के 1 करेंगे तो भी 24 आएगा। 2 की 12 में कर दो या 12 की 2 में कर दो, कितना आएगा? 24 आएगा। 3 की 8 में कर दो या 8 की 3 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 24 आएगा। ऐसे ही 4 की 6 में कर दो या 6 की 4 में कर दो, मल्टीप्लाई कितना आएगा? 24 आएगा। तो यहां पर क्या पूछना है कि कोटियां क्या हैं? संभव कोटियां इस प्रकार हैं। होंगी कैसे होंगी? कि 1 गुणा 24, 1 गुणा 24, ठीक है। ये जो बीच में परसेंट की बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते जाओ। 24 इंटू 1, 2 इंटू 12, ठीक है, 12 गुणा 2, 3 गुणा 8 और 8 गुणा 3, 4 गुणा 6 और 6 गुणा 4। तो यही क्या है? इसकी संभव कोटियां हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसकी कोटियां ज्ञात कर सकते हो। और यहां पर हम देखें एक और चीज, क्या? दूसरा पार्ट भी तो है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी? एक और भी तो पार्ट है, इसे मान लो आप पार्ट 1, इसे करते हैं दूसरा। क्या है? यदि कुल अवयव कितने हो? 13 हो तो कोटियां क्या होंगी? मैंने अभी आपको बताया था। तो यहां पर हमें क्या ऐसा पेयर, ऐसा युग्म या ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिसका गुणनफल आपस में करें तो क्या है? 13 आई। तो यहां पर हमें केवल क्या मिलेगा? 13 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तभी 13 आएगा, ठीक है। और बाकी ऐसे कोई से भी अवयव नहीं है जिसकी मल्टीप्लाई करें और 13 आ जाए। तो क्या होगा?
1 या तो 13 या फिर 13 1, ठीक है, यही तो होगा। तो संभव कोटि क्या होंगी? संभव कोटियां, संभव कोटियां कितनी होंगी? 1 गुणा 13 या फिर 13 गुणा 1। क्लियर है? तो यही क्या है, इसका आंसर है 1 गुणा 13 या 13 गुणा 1, और इसका आंसर ये आया, इसका ये आया। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ना, इसमें 24 दे दिया है, उसमें 18 करना है। तो 18 में तो तुम्हें ऐसा पेयर ढूंढना है, ऐसा युग्म ढूंढना है कि आपस में मल्टीप्लाई करें और 18 आ जाए। ठीक है, और दूसरा आपकी पार्ट है इसका क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? इसमें या फिर 5 कर लेना। ठीक है, दूसरे बिल्कुल सेम ऐसा ही तो पार्ट है, यहां पर 18 दे दिया, यहां पर 5 दे दिया है। और 5 वाला भी कैसा होगा, 1 5 या 5 1, और 18 वाला क्या होगा, 2 1 की 18 में करेंगे, 18 की 1 में, 2 की 9 में करेंगे, 9 की 2 में, 6 की 3 में करेंगे, 3 की 6 में करेंगे। इसी प्रकार से क्या होगा, इसकी संभव कोटियां आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।